स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है काली पट्टी में इबादत वक्फ बिल पर सियासत। दरअसल रमजान के आखिरी जुमे की नमाज जयपुर समेत प्रदेश भर में अदा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किए जा रहे संशोधनों का शांतिपूर्ण विरोध भी देखने को मिला। अलविदा जुमे के दौरान नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे नमाजियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुदवाली भी नमाज पढ़ने के लिए अपनी बाजू पर काले रंग की पट्टी बांधकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और इन सब ने इस दौरान विरोध जताया। रफीक खान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आखिर बिल के विरोध में ये समय क्यों चुना गया, आखिर इसका संदेश क्या है। संदेश है भारत सरकार को कि जेपीसी में जो जेपीसी फाउंड करने के बाद में जो ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं उससे बाज आए, नहीं तो मुसलमान शांति से बैठने वाला नहीं है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध, काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज। हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसके विरोध में ये बांध रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर सुनेगा। मुस्लिम नेता बोले, जरूरत पड़ने पर किया जाएगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए दान कर देता है तो वो संपत्ति अल्लाह की हो जाती है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो हम किसी को देने नहीं देंगे। इसलिए हम इसके आज विरोध में काली पट्टी बांधकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान बोले, वक्फ बिल मंजूर नहीं। ऐसे दस्तूर को, ऐसे कानून को हम नहीं मानेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। AIMPLB ने कहा, शांतिपूर्ण करें विरोध, टकराव से बचें। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में आ रहा है, ये उसका विरोध है क्योंकि वो अगेंस्ट है पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम जो जायदादें हैं उसके अगेंस्ट है। काली पट्टी में इबादत, वक्फ बिल पर सियासत। तो काली पट्टी में इबादत, वक्फ बिल पर सियासत और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि विरोध के लिए कई मौके हैं, लेकिन इबादत पर आखिरकार ये क्यों चुना गया, विरोध करने का तरीका, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। संदेश क्या ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे आज के डिबेट के मेहमानों का। राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी ले लेंगे, लेकिन पहले टिप्पणी आपकी आशुतोष जी। क्या मायने इस विरोध प्रदर्शन के, इबादत के मौके पर काली पट्टी बांध करके आज मुस्लिम भाइयों ने जब नमाज पढ़ी तो यह विरोध किया, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए हेमंत जी, यह जो आज जुमे की नमाज थी उस पर जो मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधने का निर्णय लिया और वही जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 उसके विरोध के लिए जो आज का दिन चुना। मुझे लगता है कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में हर एक वर्ग को है, हर एक धर्म को है, हर एक संप्रदाय को और हर एक हिंदुस्तानी को है। तो विरोध को मैं कहीं भी नाजायज नहीं ठहराता हूं। अगर आपकी सरकार से, सरकार की किसी अमेंडमेंट से अगर आपका कोई टकरार है तो निश्चित तौर पर विरोध करना चाहिए, यह लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि धार्मिक अवसरों पर यह जिस तरह का जो प्रयोग किया गया मुसलमानों की तरफ से, मुझे लगता है कि शायद उसके लिए दूसरा दिन चुना जा सकता था। क्योंकि देखिए, विरोध, सरकार कोई बिल आ रही है और उससे विरोध है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध है, मुसलमानों के तमाम संगठनों का विरोध है। हालांकि पसमानदा मुसलमान इस अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विरोध जायज होते हुए भी आज के दिन की जगह अगर वो दूसरा दिन चुनते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होता और निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय जो अपना संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वह भी पूरा होता है। दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और डॉक्टर शाहबुद्दीन खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं SDPI के राजस्थान के। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शाहबुद्दीन जी, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई इबादत के मौके को ही क्यों चुना इस विरोध के लिए,
क्या ये राजनीतिक मैदान एक तैयार हो रहा है यहाँ पर, जिसमें इबादत के दौरान भी कुछ नेता हैं वो अपनी नेतागिरी साध रहे हैं? देखिए, अभी आशुतोष जी ने कहा कि साहब जो है वो जुमाई को चुना, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कौन सा दिन चुनते हैं। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कोई पाबंदी है कि अलविदा के जुमे के दिन हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने दूसरा है कहा कि साहब पसमानदा मुसलमान तो इससे खुश है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा पसमानदा मुसलमान इससे खुश है? देश का 20 करोड़ मुसलमान इस वक्त जो है अमेंडमेंट बिल है इसके खिलाफ है। और ये जो आज काली पट्टी बांध के और जो विरोध किया है, ये पूरे देश से सरकार देख ले कि पूरा देश का मुसलमान इस वक्त बिल को जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं ये कौन सा पसमानदा मुसलमान का फंडा कहां से उठा के लिया है। मुसलमान इस मामले में एकजुट है। पसमानदा और जो अजराफ जिनको आप अशराफ जिनको कहते हैं, सारे मुसलमान इस जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ है, कोई इसके पक्ष में नहीं। ठीक है विकास बारिड साहब, मुस्लिम संगठन और मुसलमान ये कह रहे हैं देश के कि ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है सब इसके खिलाफ हैं और इसको आने नहीं देंगे, इसको धरातल पर उतरने नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कराएं या किसी प्रकार से विरोध दर्ज कराएं, संविधान ने इनको अधिकार दिया है और हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार इनके अधिकारों को सुरक्षित करती है। संविधान के दायरे में जिस भी प्रकार का विरोध करें इनका मैं इस प्रकार किसी प्रकार का मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। इन्होंने किया ठीक है, नमाज के वक्त करे। वैसे 30% लोगों ने भी शायद काली पट्टियां नहीं बांधी होगी, जगह जगह से जो फोटो आ रही है। बाकी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार का वक्फ बोर्ड का जो ये कानून था, अपने आप में इससे लचर व्यवस्था शायद लोकतंत्र के अंदर कोई नहीं हो सकती, जहां पर एक संस्था को यह अधिकार दे दिया जाता है कि महज किसी भी जगह के ऊपर वो क्लेम कर दे और उस जगह के ऊपर अपना दावा कर दे, तो उस जगह के वास्तविक ओनर को उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाके और सिद्ध करना पड़ेगा कि वो उस जगह के ऊपर अपना कब्जा रखता है या उस जगह के ऊपर अपना मालिकाना हक रखता है। अपने आप में लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ी बात नहीं हो सकती थी कि इतना बड़ा लूप था। आप देखिए, 9,60,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है, जो 1947 में महज 30,000 एकड़ हुआ करती थी। कहां से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास आई है? और महज 200 लोगों की यह संस्था किस तरीके से 9,60,000 एकड़ जमीन को मैनेज करती है। मैं तो चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को आगे होकर यह कहना चाहिए था कि इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करें और वक्फ बोर्ड को इस प्रकार का बनाया जा सके कि जिसका लाभ पूरे देश को मिले। दूसरी बात, ये विरोध करते हैं नहीं करते हैं, संसद देखिए देश की शीर्ष पंचायत है और वहां पर देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं। वहां पर जो बहुमत से बिल अगर पारित होता है तो उसको लागू कराने के लिए देश का प्रशासन और हमारी सरकारें पूर्णतः मैं मानता हूं संकल्पित हैं। अगर यह कानून बनता है, बिल वहां पास होता है, तो देश में कानून तो बनेगा और कानून में जो बोर्ड के इन नियमों में परिवर्तन है वो तो होके रहेगा। विरोध संविधान के दायरे में करें, इनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहें। लेकिन मैं मानता हूं इनको आगे आके इस बिल के बारे में इन्हें कहना चाहिए था कि इसमें संशोधन किया जाए। ठीक है आर्य साहब, क्या इस बिल के विरोध के लिए अब इबादत का सहारा ही बचा है? मैं आ रहा हूं शाहबुद्दीन जी, आ रहा हूं, एक एक टिप्पणी सबके हो जाए, उसके बाद में आता हूं आर्य साहब। देखिए हेमंत जी, जहां तक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की बात है, तो निश्चित रूप से जब संसद के अंदर इस पे चर्चा हुई और उसके बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल सौंपा गया, जिसके अंदर की वो जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आप बोलिए। हेलो, हाँ आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो जिस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सौंपा गया बिल और उसके अंदर जिस तरीके से मनमाने तरीके से जेपीसी के अंदर इस पे चर्चा नहीं करवाई गई, तमाम जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के 44 सुझाव थे, उन सुझावों को खारिज किया गया और सत्ता पक्ष के 14 सुझावों को एज इट इज मान लिया गया। तो क्योंकि अनुच्छेद दर अनुच्छेद इन तमाम सुझावों के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी और आपको पता है कि करीबन मतलब
424 पेज की ये रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी की पूरी चर्चा होनी चाहिए थी और सरकार ने और खासकर जेपीसी के जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने चर्चा नहीं की और जो सांसदों का जो लोकतांत्रिक अधिकार था चर्चा का, जेपीसी सबसे बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उस कमेटी के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के सुझावों को खारिज किया गया, तो उसके बाद में क्या विकल्प बचता है? आप बताइए मुझे कि आप सांसदों के लोकतांत्रिक अधिकारों का या उनके जो संसदीय अधिकार है या संसदीय परंपराएं, मान्यताओं का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो लोगों के पास में विकल्प क्या बचता है, मुझे बता दीजिए। वो लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो हमें मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमें तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांसदों की आवाज सुनी जानी चाहिए। जिस तरीके से जेपीसी के अंदर सांसदों की बातों को खारिज किया गया वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और दुखद है। देखिए मैं जवाब दे दूं इसका सर। हाँ विकास भाट जी, छोटी सी टिप्पणी, बिल्कुल संक्षेप जी। 22 अगस्त को पहली बैठक हुई, 30 अगस्त को दूसरी बैठक हुई, इनके सांसदों ने वॉकआउट किया। 5 सितंबर को तीसरी बैठक हुई जिसके अंदर इन्होंने जो है वो भाग लिया। इनके आप सांसद और टीएमसी सांसद ने जो है वो फिर से वॉकआउट करने का और वहां पर बखेड़ा किया। 8 सितंबर को चौथी बैठक हुई, 14 अक्टूबर को 5वीं बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर वक्फ की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया गया। ठीक है, उसके ऊपर इन लोगों ने वापस से जो है जगदम्बिका पाल जी को हटाने की मांग कर डाली और 21 सदस्यों में से भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 और अन्य हर दल के सदस्यों को लिया गया और ये नियमित बैठकें हुई हैं। अब आप कभी वॉकआउट कर देते हैं, वही संसद वाला हाल है। आप वही राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि साहब हमें भाग नहीं लेने दे रहे थे, तो वॉकआउट आप कर देते हो, धरने आप करते हो, लोकसभा में 100 आप जाते हो और फिर कहते हो कि हमें जो है वो यहां पर बोलने नहीं दिया जाता, भाग नहीं लेने दिया जाता। तो बैठकें नियमित हुई है, आपको बुलाया गया है। और दूसरी बात मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए ना कि आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि एक बोर्ड के द्वारा किसी भी जमीन के ऊपर, आप देखिए सूरत के निगम के ऊपर इन्होंने जो है दावा कर रखा है, कई सारे मंदिरों के ऊपर दावा कर रखा है, कई सरकारी इलाहाबाद कोर्ट की जमीन के ऊपर इन्होंने दावा कर रखा है। तो वक्फ बोर्ड है क्या चीज कि वो किसी भी संस्था की जमीन के ऊपर दावा कर दे और आपको उसी के ट्रिब्यूनल में, देखिए भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत क्या होता है कि साहब 12 साल का कब्जा होता है तो उसको कब्जादारी माना जाता है। यहां महज 60 दिन में जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता है, अगर वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा तो उसको स्वतः ही वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि वो जमीन का कब्जा उनको दिलवाए। मैं चैलेंज करता हूं सर, भारत में किसी भी बोर्ड को या किसी भी संस्था को इस प्रकार का अधिकार अगर दिया गया हो न्यायपालिका के अलावा, तो आप मुझे बताएं वक्फ बोर्ड को इस प्रकार से आपने मतलब इतने हथियार दिए, कहीं ना कहीं ये महज इनकी तुष्टीकरण की नीति का परिचायक था। आप देखिए, आप कब्जादारी इन्हीं के ट्रिब्यूनल में मुकदमा लड़ेगा। आप बताइए ये कहां का कानून है कि आप डायरेक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल भी वो होगा जो वक्फ बोर्ड का होगा। और कमाल की बात है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक उस ट्रिब्यूनल में जितने भी लोग गए, एक भी मुकदमा वक्फ बोर्ड ने नहीं हारा। आप देखिए राजेंद्र आर्य साहब, आप तो खुद लॉ किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं, ऐसा क्या कानूनी तौर पर एक असमानता नहीं थी जिसे दूर करना जरूरी था? राजेंद्र आर्य जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके का भ्रम और खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर इस समाज के अंदर या देश के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो वास्तव में पूरा का पूरा राजनीति, क्या जो मैं कह रहा हूं वो झूठ कह रहा हूं सर? तमाम बातें मैं जो कह रहा हूं आप जो बातें कह रहे हैं तमाम बातें झूठी है। मैं आप सर आप बताइए क्या 60 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में नहीं जाना पड़ेगा? सर हेमंत जी आप बताइए, झूठ बोल रहा हूं मैं? हेमंत जी झूठ बोल रहा हूं? पढ़ते लिखते हैं नहीं, यहाँ आ जाते हैं झूठी बातें खुद करते हो। आप साबित करिए, मैं माफी मांगूंगा, आप साबित करिए। अरे भैया क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है? हेमंत जी खंडन करिए इनकी बात का। हेमंत जी खंडन करिए इनकी बात का। क्या झूठ परोसते हैं ये कांग्रेसी, देश के अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करते हैं। कोई भी आर्य साहब एक एक करके सर, कुछ है नहीं। आर्य साहब क्या ये ठीक बात नहीं है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला वो आखिरी माना जाएगा, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है? ऐसा कोई ट्रिब्यूनल है देश में इसके अलावा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अपर कोर्ट नहीं जा सकते? आर्य साहब, हेमंत जी मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए।
हेमंत जी पहले मेरी बात सुनिए। मैं हेमंत जी ये बात कह एक बार टिप्पणी आर्य साहब, एक बार पूरा कर लें सर। आर्य साहब, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ये दान की हुई संपत्तियां हैं, जिन्होंने धर्म के किसकी नाम दान पे की हुई? दान की हुई संपत्तियां 1560 साल पहले एक मुगल शासक आया था, उसकी दान की हुई कौन साबित करेगा? शेरशाह ने दान करी थी, कौन साबित करेगा? एक एक करके शर्म नहीं आती है? आपने जो सवाल उठाए राजेंद्र आर्य जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मत करो, देश देख रहा है। विकास जी जो कह रहे हैं, आर्य साहब क्या ये झूठ बोल रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस सरकार शर्म की आनी नीयत चाहिए। में खोट है। अरे हेमंत जी, ये आप सरकार साबित करो ना वक्फ सर। बोर्ड की संपत्तियों अगर मैं पे झूठ नजर बोल रहा हूं, रखती हेमंत जी, है आप साबित और करो ना। उनको अपने ये पूंजीपति फैक्ट्स को में नकार रहे हैं देना यार। चाहते हैं। मैं आपको सुन दावे एक करके मिनट बताऊं, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के तसल्ली तो रखो। सरकारी संस्थान ये को राहुल प्रवेश गांधी किया। यूनिवर्सिटी की एलएलबी है। ये राहुल गांधी आर्य यूनिवर्सिटी साहब, से पढ़े। आर्य साहब सुनिए ना, आर्य साहब सुन तो लीजिए, आर्य साहब सुन तो लीजिए। आर्य साहब, क्या ये गलत बात है क्या, जो ये पुराना वक्फ कानून है उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती? ये गलत तथ्य है क्या? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल गलत तथ्य है। हेमंत जी, इस बात का ये फैसला आदमी एक आदमी तो बोले, मुझे दिखाइए तो सही। इस बात का फैसला पोल खुल गई इस ना। बात का फैसला एक सवाल का उत्तर दीजिए। एक मिनट रुक जाइए ना बारिक साहब, एक मिनट। एक विकास जी, सब साथ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। मैं आ रहा हूँ शाहबुद्दीन जी, एक मिनट। आर्य साहब को जवाब देने दीजिए ना। आर्य साहब, जब जेपी, अरे उनको पूछने दो, मुझे झूठा बताने मैं तो कह रहा हूं दो। कि जेपीसी के अंदर तमाम 44 सुझाव दिए गए थे, उनको खारिज क्यों किया गया? मैं पूछ रहा हूं आपसे आर्य साहब। बहुमत से पारित हुआ है। जेपीसी, बहुमत से। मैं क्या कह रहा हूं, जेपीसी के अंदर जेपीसी में बहुमत से पारित हुआ है। डिस्कशन में भाग गए आप लोग, वॉकआउट कर गए। शाहबुद्दीन जी, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास में। शाहबुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास बारट जी ने जो कहा मैं है, कह रहा हूं कि विकास ये कह रहे हैं हाँ, कि ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसमें ट्रिब्यूनल में एक मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होता है। 3 मेंबरों का, तीनों का जो है अपॉइंटमेंट सरकार करती है। वक्फ बोर्ड का अच्छा शाहबुद्दीन जी, ये विरोध क्यों है? आपको क्या जो इस पर ऐतराज है वो बताइए मुझे। इस जो संशोधन बिल पे क्या ऐतराज है आपको, ये बताइए। अगर ये मान लीजिए, अगर ये कानून बन जाता है बिल, हाँ, आपको क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ, अगर ये संपत्तियां हमारे बाप दादाओं की है, इसमें वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिमों को अपॉइंट करने का प्रोविजन है। अब आप मुझे बताइए कि क्या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में गैर सरदार को अपॉइंट किया जा सकता है, या किसी देवस्थान बोर्ड में किसी मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता है? तो जब वहां नहीं किया जा सकता, तो जो हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा ऐतराज ये है। दूसरा जो है वो है कि यूजर बाय वक्फ। एक मस्जिद को हम 500 साल पहले से जो है मस्जिद के ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बिल अगर कानून में बदल जाता है तो 500 साल मस्जिद की दोबारा से जो है आप वो कागज निकाल के लाइए। मान लीजिए कोई मस्जिद अकबर के जमाने की है, अब उसके 500 साल पहले कागज कहां लाए? अकबर तो मर के मकबरे में चला गया, वो यूजर बाय वक्त है। क्योंकि हम 500 साल से उसे बाहर मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो वक्त प्रॉपर्टी है। एक कब्रिस्तान मान लो 500 साल से जो है वो कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इसलिए कब्रिस्तान है। अगर आप यूजर बाय वक्त का प्रोविजन हटा दोगे तो देश की 60 से 70% मस्जिदें जो है कब्रिस्तान और दरगाह जो है वो इनके हाथ में चले जाएंगे। ये कानून दरअसल जो है वो किनके हाथ में चले जाएंगे? सरकार के हाथ में चले जाएगा। तो सरकार आपसे अलग है क्या? आप ही की तो सरकार है, इस देश की तो सरकार है। कोई दूसरे की सरकार है क्या जो आप ये ऐतराज जता रहे हैं कि भाई कोई मस्जिद कोई मंदिर या सरकार के अंडर में चला जाएगा, उससे एक आम मुसलमान का नुकसान क्या हो जाएगा वो बताइए ना। हमारी निजी प्रॉपर्टी है, वक्त जो है हमारी निजी है, हमारे बाप दादा वक्फ आपकी निजी प्रॉपर्टी है। रॉबर्ट वाड्रा के वक्फ आपकी निजी प्रॉपर्टी कैसे हो गई शाहबुद्दीन जी? अल्लाह की जायदाद है ये। अल्लाह तो हम सब के है ना, तो हम सब के है ना। एक तरफ तो आप कहते हो अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के हैं क्या? अल्लाह की जायदाद है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह मुसलमानों के हैं क्या? जा सकता जो वक्त है वो ता कयामत तक, तो वो अल्लाह की तो रह रही है। आशुतोष जी, जो शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं कितने सही हैं?
देखिए हेमंत जी, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज की जो आपत्ति वक्फ अमेंडमेंट बिल से है, वो सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है, जिसको शहाबुद्दीन जी ने भी पॉइंट आउट किया कि जहाँ जो गैर मुस्लिम सदस्य बनाने की बात कही गई है, उस पर मुस्लिम समाज के बीच में सबसे ज्यादा इस विरोध है। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को भी, या एक आम मुसलमान को, मुसलमान नेताओं को अगर बात छोड़ दिया है, तो मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि क्या वाकई उनके जो जमीन जो वक्फ बोर्ड की है, जो यूजर बाय वक्फ का जो शब्द है जिसको वो बार बार प्रयोग भी कर रहे हैं, क्या वही अंतिम सत्य है? इस बात की भी जांच होने की जरूरत है, क्योंकि यह तमाम वक्फ के नाम पर जो संपत्तियां हैं वो बड़े लोगों के हाथों में है, बड़े जो मुस्लिम नेता हैं उनके हाथ में। आम मुसलमानों के लिए कितनी सुविधाएं और कितनी वह जमीन प्रयोग हो रही है। और अगर इसी से आशुतोष जी, अगर 9,60,000 एकड़ जमीन, ये कह रहे हैं हमारी निजी जमीन है, इतनी जमीन होने के बावजूद एक दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमान की हालत तो दलितों से ज्यादा खराब है, क्यों है भाई? सच्चर कमेटी कहती है कि आरक्षण, बताओ आप बताओ, जो 9,60,000 दो तथ्य कैसे हो सकते हैं? एक तरफ तो कहते हैं मुसलमान बहुत ही कंगाल हालत में है, इस देश का बहुत ही बुरी हालत में है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी निजी प्रॉपर्टी है वो 9,60,000 एकड़ की है। बताइए। बिल्कुल। एक चीज और कहता हूं मैं, हेमंत जी, एक चीज और कहता हूं मैं, 1560 वर्ष पहले एक मुगल आक्रांता आए, कहते हैं कि उसने जमीन वक्फ को दे दी, वहां मंदिर है, उसके ऊपर क्लेम किया है वक्फ ने। सूरत के नगर निगम के ऊपर शेरशाह सूरी के समय का क्लेम किया है। साहब, इस पर सिर्फ राजनीति नहीं है, वोट बैंक की सियासत नहीं है, तो कौन क्या सा है ये बताइए जरा। साहबुद्दीन जी बताइए, आप गुरुद्वारे पे क्लेम कर दिया, ठीक है सर, हर जगह। और ये कानून सिखों को क्यों नहीं बना के दिया? हेमंत जी, कांग्रेस सरकार ने सिखों को क्यों नहीं दिया, ईसाइयों को क्यों नहीं दिया, पारसियों को क्यों नहीं दिया? अरे चलो हिंदुओं को छोड़िए, और इतने धर्म है उनको क्यों नहीं दिया? ठीक है आरिफ साहब। हेमंत जी, जहां तक इस वक्त संशोधन अधिनियम की बात है, तो निश्चित रूप से वो स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं की गई, और उन तमाम करोड़ों जो मुसलमान हैं या जो उससे प्रभावित लोग हैं उनके सुझावों सर, आप अगर राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोलो तो अलग बात है, लेकिन ये जो संशोधन है वो किसी आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है सर, ये किसी आम मुसलमान के खिलाफ तो नहीं। 44 संशोधन खारिज क्यों किए गए? 44 संशोधन क्यों खारिज किए गए और 14 को क्यों स्वीकार किया गया? 14 जो कि बहुमत नहीं था, क्योंकि बहुमत नहीं था। के लिए आप सभी मेहमानों का कुल मिलाकर के इबादत के इस खास मौके पर वक्फ बिल को लेकर के प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला। ये राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखाई दे सकती है। नमस्कार।